Hello guys, welcome to our third video or second chapter of Rights in the Indian Constitution of book Indian Constitution at Work. I hope आप लोगों ने इससे पहले चैप्टर वन की वीडियो जो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के ऊपर बनी थी चैप्टर वन में वो आपने देख ली होगी। नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। आगे बढ़ने से पहले मतलब पूरा चैप्टर पढ़ने से पहले हम इस इंट्रोडक्शन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। इंट्रोडक्शन क्या बोलता है? इंट्रोडक्शन साफ साफ ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में सिर्फ एक रिलेशन होना नहीं। चैप्टर वन में देखा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेशंस के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो चैप्टर टू हमें ये भी बताएगा कि भाई कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। ठीक है, मेजरली 6 टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है, मतलब लिखे गए हुए हैं। ठीक है, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं ये कौन से पार्ट में लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि क्या करता है, जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है और ये भी बताता है कि भाई किस राइट के ऊपर किस तरह की लिमिटेशन है और किस तरह के राइट की क्या वैल्यू है। ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में साफ साफ बताया गया है। पिछले 60 सालों में मतलब 6 डिकेड्स में जो राइट्स हैं काफ़ी बार चेंज हुए हैं और काफ़ी बार जो राइट्स है वो एक्सपैंड हुए हैं। एक्सपैंड होने का मतलब ये है कि सपोज करो एक राइट पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में बात कर रहा है कि भाई शेड्यूल्ड कास्ट को पब्लिक प्लेसेस के ऊपर प्रोटेक्शन देना मैंडेटरी है। प्रोटेक्शन मतलब उनके साथ किसी भी तरह का कोई गलत बर्ताव नहीं करना। अब गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी ऐड कर दिया कि भाई शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ पब्लिक प्लेस में और प्राइवेट स्फीयर्स में मतलब स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में यूनिवर्सिटीज़ में भी किसी भी तरह का कोई गलत बर्ताव नहीं होगा। तो ये हुआ एक्सपेंशन, मतलब एग्जिस्टिंग राइट के अंदर एक और चीज़ ऐड ऑन कर दी किसने? गवर्नमेंट ने। और इस चैप्टर को मतलब चैप्टर 2 को पढ़ने के बाद हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जैसे वे कितनी तरह के फंडामेंटल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, कौन सा राइट किसको प्रोटेक्ट करता है, राइट्स की प्रोटेक्शन कौन करता है, एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन के बाद, विच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स। राइट्स की इम्पोर्टेंस हमें दिखी कैसे? भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में लिखा जा चुका था, जब क्यों नहीं दिखी, बाद में हमें क्यों दिखी? तो बताया ये गया कि भाई 1982 में इंडिया में एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे। जैसे ओलंपिक्स वगैरह होते हैं ना, ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स वगैरह, वैसे एक एशियन गेम्स करके होते हैं, वो इंडिया में 1982 में ऑर्गेनाइज हुए। अब उसको ऑर्गेनाइज करवाने से पहले इंडिया के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि उन एशियन गेम्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करवाया जा सके। इसलिए इंडिया ने डिसाइड करा कि भाई जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं एशियन गेम्स को कंडक्ट करवाने के लिए वो चीज़ें हम करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई डिसाइड हुआ कि फ्लाईओवर्स और स्टेडियम्स बनाए जाएंगे। अब इसके लिए क्या करा? इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करा। उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने लेबर्स को हायर करा एक वेजेस के ऊपर कि भाई तुम लोगों को दिन के या महीने के इतने पैसे मिलेंगे, आओ काम करो, पैसे लो और चले जाओ। ठीक है,
लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई कि वर्कर्स को जिस वर्किंग कंडीशंस में रखा जा रहा था, जिन वर्किंग कंडीशंस में उनसे काम करवाया जा रहा था, वो बिल्कुल भी एडिक्वेट नहीं थी। मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बहुत बुरी हालत में उनको रहने को मिला था। जहाँ भी उनको रहने दिया था वहाँ बहुत बुरा रह रहे थे। काम करने वक्त भी कोई सेफ्टी वगैरह किसी चीज़ की नहीं थी। एज वेल एज जो वेजेस गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस डिसाइड करी थी लेबर की, उनको वो भी नहीं मिल रही थी। तो यहाँ क्या लिखा है? These workers were kept in poor working conditions and were paid less than the minimum wages decided by the government। वही वाली बात होगी जो मैंने बताया कि भाई हालत बहुत ख़राब थी वर्कर्स की। जहाँ रखा जा रहा था और जहाँ काम करने को दिया जा रहा था वहाँ पे किसी तरह की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। पीने को पानी नहीं था, वॉशरूम की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। और इन सब के बाद अगर सोचा जाए कि भाई कुछ पैसे अच्छे मिले, तो नो, पैसे भी अच्छे नहीं मिल रहे थे कहीं से भी कहीं तक। अब हुआ क्या? इस चीज़ को लेके एक सोशल साइंटिस्ट की एक टीम पहुंची। उन सब ने सब कुछ देखा और ऑब्जर्व करा। ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे दी, एक प्ली दे दी कि भाई ऐसे ऐसे कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम गुजारिश करते हैं कि भाई आप कुछ इसके ऊपर एक्शन लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने सब देखा। सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में रिपोर्ट वगैरह मंगवाई और उन्हें डायरेक्टली ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जो हमने डिसाइड कर रखा है कि भाई वर्कर्स की कैसी कंडीशन में चाहिए, कितनी उनको वेज मिलनी चाहिए, वो सब उनको दिया जाए। ठीक है, क्या लिखा है? कोर्ट ने प्ली को एक्सेप्ट करा और डायरेक्टली गवर्नमेंट को ऑर्डर दे दिया कि भाई जितने पैसे उनके बनते हैं उनको वो अब तक जितने भी खाए हैं वो सब दो, और जितने उनके अब बनते हैं उनको वो डेली बेसिस पे उनको मिलने चाहिए, रेगुलरली बेसिस के तौर पर। ठीक है, तो इस केस में हो क्या रहा था? इस केस में वर्कर्स का हो रहा था एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन। क्या हो रहा था? शोषण। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल जो आर्टिकल 23 है, वो साफ साफ ये बोलता है कि भाई वर्कर्स के साथ किसी भी तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यह यही हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है, मतलब अगर किसी भी वर्कर के फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, या तो उससे बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है, या फिर उसको एज अ बैगर ट्रीट किया था, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इसके लिए मना कर दिया कि भाई जो उनका हक बनता है वो सब उनको दिलवाया जाए। गवर्नमेंट ने डायरेक्टली आंसर ऑर्डर दे दिया। सेकेंड एग्जाम्पल ले लो भाई, जहाँ पे राइट्स की इंपॉर्टेंस दिखी। पहला तो हमने क्या देखा? पहला हमने देखा ये एशियन गेम्स वाला। ठीक है, सेकेंड है ये कौन सा, मैकेल लालूम करके, सॉरी मैं अगर नाम गलत बोल रहा हूँ तो फॉरगिव मी। जो मैकेल लालूम करके एक पर्सन था जो 23 साल की उम्र में अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने का कारण क्या था कि भाई ये जहाँ रहता था वहाँ पर इसने लोगों को बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरीज, मतलब बहुत बुरी तरह लोगों को मारा था, लोग अधमरे हो गए थे, इसलिए इसको अरेस्ट करा गया। लेकिन अरेस्ट करने के बाद जब इसके ऊपर कोर्ट का ट्रायल चला, भाई कोर्ट में इसको पेश करा गया, तो ये पता चला कि भाई ये बंदा तो मेंटली तौर पर इल है, इसका जो मानसिक संतुलन है वो सही नहीं है। ठीक है, इसको क्या पाया? इसको मेंटली अनस्टेबल पाया गया। तो वहीं की वहीं इसका ट्रायल रोक दिया गया और इसको डायरेक्टली कहाँ भेजा? इसको भेजा लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई मेंटल हॉस्पिटल इन तेजपुर फॉर ट्रीटमेंट। भाई इलाज के लिए इसको डायरेक्टली कहाँ भेजा? एक मेंटल हॉस्पिटल में भेजा गया। अब ये मैकेल लालूम रहने वाला कहाँ का था? ये रहने वाला था
असम के डिस्ट्रिक्ट मोरी गांव में, जिसमें चुबुरी करके कोई गांव था, वहां पर रहता था। असम का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? मोरी गांव। मोरी गांव में कौन सा गांव? चुबुरी गांव। ये वहां का रहने वाला था। अब मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद इसका इलाज बढ़िया सा हुआ और ये हो गया भैया बिल्कुल तंदुरुस्त, फिट एंड फाइन। भाई किसी तरह की कोई इसके ऊपर मेंटल अनस्टेबिलिटी का कोई भी प्रूफ डॉक्टर्स को नज़र नहीं आया। अब जाहिर सी बात है भाई, कोई पागल जो था वो ठीक हो चुका है, तो ऑब्वियसली नॉर्मली जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज होंगी उसको रिलीज कर देगी। अब इस केस में 1967 और 1996 में हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने जुडिशरी को लेटर लिखा कि भाई ऐसे ऐसे ये माइकल लालुंग ठीक हो चुका है, तो अब इसके ऊपर आपको जो भी ट्रायल चलाना है आप उसके ऊपर चला सकते हो। बट द थिंग इज, जुडिशरी ने कभी उस एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। दो बार लिखी गई एप्लीकेशन, एक 67 में लिखी गई, एक 1996 में, दो बार लिखी गई। दोनों बार ही जुडिशरी ने इस एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और जब 2005 में, जुलाई 2005 में जब माइकल लालुंग रिलीज होता है ना, उस टाइम पर उसकी एज थी 77 ईयर्स। कितनी थी? 77। सो गाइस वी वर एट माइकल लुलैंग। तो भाई माइकल लुलैंग जो है वो 2005 में रिलीज कर दिया गया 77 की एज में। तो 54 ईयर्स मतलब 54 साल उस अकेले बंदे ने जुडिशल कस्टडी में निकाल दिए। लेकिन मजा आ रहा है जुडिशरी ने उसके ऊपर सुनवाई करी और नहीं। दो बार एप्लीकेशन लिखी, दोनों बार जुडिशरी ने कचरा समझ के साइड में फेंक दी। कुछ फर्क ही नहीं पड़ा जुडिशरी को भैया। रिमेन इन जुडिशल कस्टडी, ठीक है। 54 उसने बताया, 54 उसने बताया। अब सवाल उठता है, आप लोग सोचो भाई निकला कैसे फिर वो बाहर? तो NHRC जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसने इस मामले में इंटरवीन करा और उसने एक टीम बनाई। उस टीम की मदद से फाइनली जो माइकल लुलैंग है वो बाहर आया और फ्री हुआ। लेकिन ये सोचे देखो भाई, जिस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी कस्टडी में, वो बंदा क्या ही कर लेगा 77 की एज में? बाहर निकल के भी उसने क्या ही करा, शरीर तो कुछ बचा ही नहीं। हाँ, अगर 67 में या इवन 96 में भी शायद जुडिशरी उसकी एप्लीकेशन सुन लेता तो ज़िंदगी के शायद 10-12 साल वो बचा लेता अपने। बट जुडिशरी को कौन कुछ कह सकता है? नथिंग। अगर मैं आप लोगों को एक आउट ऑफ द बॉक्स एक इंफॉर्मेशन बताना चाहूँ कि भाई इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, उसमें बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। आप लोग ये गेस करो कितने? 10,000? 50,000? द आंसर इज 87,219 केसेस आर स्टिल पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। मतलब 87,000 केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर यही 87 का जो फिगर है ये 90 पे पहुंच जाए। किस पे पहुंच जाए? अगर यही 87 का फिगर 90 या 90 को क्रॉस कर, कोई बड़ी बात नहीं होगी। भाई जुडिशरी इतना स्लो काम करता है हमारा कि कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है उससे, ठीक है। तो अब अगर हम देखें अपने नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है, नेक्स्ट पैराग्राफ ये कहता है कि भाई माइकल की सारी लाइफ खराब हो गई। किस लिए? क्योंकि उसको एक प्रॉपर ट्रायल कभी भी मिल ही नहीं पाया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है, कौन सा? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वो साफ साफ ये बोलता है कि भाई हर एक पर्सन के साथ फेयर ट्रायल भी होना चाहिए और वो जो ट्रायल है वो फटाफट होना चाहिए। मतलब ट्रायल तो करवाओ लेकिन ट्रायल में जो भी कुछ डिसाइड हो उस ट्रायल का जजमेंट फटाफट दे के मामला ख़त्म करो, ठीक है। दैट एवरी सिटीजन मस्ट ऑल्सो हैव द राइट टू फेयर एंड स्पिरिट ट्रायल। तो माइकल के केस में ये दिखाता है कि भाई राइट्स होना ही मैंडेटरी नहीं है।
उनको इम्प्लीमेंट करना भी मैंडेटरी है। अब अगर हम आगे चलें तो अगला के पैराग्राफ कहता है, अगला पैराग्राफ सिंपल सा वही केस बताता है, वर्कर्स वाला केस, कि भाई वर्कर्स के केस में जो उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो गवर्नमेंट ने ठीक कैसे करा। वो ठीक करा भाई, एक राइटफुल वेजेस, एक बेसिक वेजेस जो बनती हैं वो सब उनको प्रोवाइड करा के। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 23 है वो साफ साफ ये बोलता है भाई, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब ये एक ऐसा राइट है जो इंश्योर करता है भैया जस्टिस को, किस लिए, वर्कर्स के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है भैया बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स का मतलब यहाँ पे देखो, बिल ऑफ राइट्स का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे राइट्स जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाता है किसको, सिटीजन्स को। सपोज करो इंडिया में दो तरीके के राइट है। पहला राइट तो ये है कि भाई अनटचेबिलिटी जो है ना वो अबॉलिश है। जो आर्टिकल 17 है वो कहता है भाई ये जो छुआछूत तुम लोग करते हो ना ये नहीं करना चाहिए। भाई राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी दे रखा है, ठीक है। दूसरा राइट कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि भाई तुम कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। भाई तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन करने का राइट है कि तुम खाना पानी कपड़ा कंबल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो कोई भी बंदा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकता भाई इस बंदे ने मुझे खाने को खाना नहीं दिया, पहने को कपड़े नहीं दिए। तो कोर्ट कहेगा भैया तू पागल है कि कुछ, कौन से एंगल से तुझे ये राइट बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि भाई तुझे खाने को खाना मिले, पीने को पानी दिया जाए किसी के द्वारा। कहेगा तू पागल है, चल घर पे बैठ अपना। लेकिन अगर वही बंदा बोले कि भाई इसने मेरे साथ जात पात को लेके गलत व्यवहार करा है, ऊंच नीच वाला व्यवहार करा है, ऊंची जाति नीची जाति, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा बेटा सामने को आ जा, अब तेरे से फेस टू फेस बात करेंगे हम। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि भैया या तो इससे माफी मांग ले, फाइन भर दे, या फिर चाहे जेल चला जा। तीन ऑप्शन दे रहे हैं तेरे को। अनटचेबिलिटी पे सुप्रीम कोर्ट एक्शन लिया, लेकिन खाना ना मिलने पे एक्शन थोड़ा लेगा वो भी, इसने मुझे खाना नहीं दिया, ये थोड़ा कोई और बात होती है। ये लोगों के ऊपर है भाई, करना करो नहीं करना मतलब, लेकिन अनटचेबिलिटी पे तुम कोई हेरफेर नहीं कर सकते हो भैया। तो बिल ऑफ राइट्स क्या हुआ, एक उन राइट्स के लिस्ट जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और उनको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है भाई। और इन बिल ऑफ राइट्स को ना गवर्नमेंट तक भी हार्म नहीं कर सकती है। इवन गवर्नमेंट का काम करता है, गवर्नमेंट का काम होता है भाई अगर किसी के फंडामेंटल राइट को हार्म करा गया है तो उसके लिए भैया एक रेमेडी निकालो, उस केस में क्या निकालो, एक रेमेडी निकालो और जल्द से जल्द उस वायलेशन वाले केस को सॉल्व करो। तो बाकी ऊपर के जो एग्जांपल्स थे उन्होंने हमें ये साफ तो भैया क्लियर कर दिया, क्या राइट लिखना ही मैंडेटरी नहीं है, उनको इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही मैंडेटरी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन किससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करता है। आंसर इज वेरी सिंपल, तीन लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन करता है। पहला इंडिविजुअली आ गया, दूसरा कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आ गई, तीसरा गवर्नमेंट खुद ही आ गई। कैसे, इंडिविजुअल आया तुम्हारे साथ घमंड दिखा रहा है कि भाई मैंने तो इतने पैसे कमा लिए, मेरे पे इतने पैसे कमा लिए, मेरी तो इतनी इज्जत है, तुम्हें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करवा रहा है, गलत है भाई। तुम जाकर उसको बोल सकते हो भाई एक तरीका भाई मेंटल हरासमेंट दे रहा है मेरे को। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेगी, तुम किसी कंपनी में सपोज काम कर रहे हो, तुम्हें बोला गया था स्टार्टिंग में भाई तुम्हें काम करना है सिर्फ 8 घंटे,
लेकिन तुमसे काम करवाया जा रहा है 10-10 11-11 घंटे, पैसे मिल नहीं रहे। तो ये कौन सा हुआ? ये वही हुआ ना, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन, मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। गवर्नमेंट कैसे हार्म कर सकती है? गवर्नमेंट कैसे हार्म करेगी? भाई पुलिस आई, तुम्हें धर के ले गई, अरेस्ट करा, जेल में डाल दिया। ना तुम्हें लॉयर अपॉइंट करवाने में कुछ काम कर रही, ना तुम्हें बता रही भाई किस ग्राउंड्स पे, किस कारण से तुम्हें अरेस्ट करा गया है, ना तुम्हें किसी से मिलने दिया जा रहा, उल्टा तुम्हें ऊपर से जेल में मारा हुआ जा रहा है। तो इन 3 एंटिटीज से, इंडिविजुअल, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट, इन तीनों से ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करता है। और प्रोटेक्शन में जो है गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, ये सब भी हेल्प करते हैं भाई एक इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, और चेक करते रहे कि भाई वॉयलेट ना हो। लेकिन कभी कभी ये खुद भी राइट्स को वॉयलेट कर देते हैं। अब आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या आता है भाई? फंडामेंटल राइट्स इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने से पहले उसकी थोड़ी सी एक हिस्ट्री देख लेते हैं भाई, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, देखो भाई, जब इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था ना, वह हमें पता भाई इंडिया आज़ाद होने से पहले ब्रिटिशर्स का गुलाम था। जब तक इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था ना, तब से ही इंडिया में एक राइट्स को लेके बात चली आ रही है। कैसे? भाई 1928 में एक मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी थी, ठीक है, जिन्होंने बिल ऑफ राइट्स की डिमांड रखी कि भाई कुछ ऐसे राइट्स मिले जिसको कोई भी वॉलेट ना कर सके, और वॉलेट करने के ऊपर उसको पनिशमेंट दी जाए। लेकिन ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ऐसा बिल तो पास होने नहीं देंगे। तो ये डिसाइड हुआ कि भाई इंडिया को जब भी आज़ादी मिलेगी ना, तब इस बारे में जिक्र किया जाएगा। और जैसे ही इंडिया को आज़ादी मिली, किसी और चीज़ के ऊपर बहस हो या ना हो, इसके ऊपर सबकी जो राय थी वो क्लियर थी। क्या? कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की बात की जाएगी ही। हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे राइट्स को अपने में इंक्लूड करेगा जो स्पेशली प्रोटेक्शन की बात करेंगे, और उन राइट्स को हम क्या कहेंगे? उन राइट्स को हम कहेंगे भाई फंडामेंटल राइट्स। अब ये जो वर्ड है ना फंडामेंटल राइट्स, ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को बहुत तरह के राइट्स दिए हैं, बहुत तरह के राइट्स दिए हैं गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ने मिलके। लेकिन इन फंडामेंटल राइट्स की बात थोड़ी सी अलग है। क्यों? क्योंकि इनको वॉयलेट करने के ऊपर बेटा डायरेक्ट जुडिशरी अपना हाथ घुसाती है केस के अंदर। ठीक है, वो ये कहते हैं भाई इसको वॉयलेट करने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है, भले ही गवर्नमेंट ने दे रखे हो, लेकिन गवर्नमेंट के पास भी कोई राइट नहीं है इसको वॉयलेट करने का। That the fundamental rights are so important that the constitution itself ensures that they are not violated by the government. Even government तक इसको वॉलेट नहीं कर सकती, कोई इंडिविजुअल तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स और सारे तरह के राइट्स सबको अवेलेबल होते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है बाकी राइट से अलग कैसे हैं? ठीक है, वॉलेट नहीं करना ये एक बेसिक फीचर है, एक मेन करेक्टरिस्टिक है। लेकिन अगर कभी किसी को फंडामेंटल राइट्स चेंज ही करनी हो तो कैसे कर सकता है? इसका भैया साफ आंसर है नहीं। फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को जुडिशरी तक चेंज नहीं कर सकती। हाँ, एक्सपैंड कर लो लेकिन चेंज नहीं कर सकती। तो बिल्कुल भी जो लिख गया वो लिख गया। और यही फंडामेंटल राइट्स को बाकी राइट्स से अलग बनाते हैं। कैसे? यहाँ लिखा हुआ है ना, वाइल ऑर्डनरी
लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड फोर्स बाय ऑर्डिनरी लॉ। मतलब नॉर्मल लॉ बनाया, पास हो गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, दोबारा नया लॉ बनाया जाएगा। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टली एक तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है और कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है, ठीक है। ऑर्डिनरी राइट्स को पार्लियामेंट में बहस वगैरह करके चेंज या पास किया जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है वो डायरेक्टली चेंज होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी, और अमेंडमेंट करना इतना इजी तो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना। अगर आप लोग यूपीएससी करोगे तो आपको समझ आएगा, आपको समझना पड़ेगा कि भाई अमेंडमेंट क्या होता है, कितनी तरह की अमेंडमेंट्स होती हैं, किस किस तरह से अमेंडमेंट की जाती है, किस किस केस में अमेंडमेंट कैंसिल भी हो सकती है। ये सब आपको यूपीएससी के लिए पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा है ना, बट फंडामेंटल राइट में ओनली बी चेंज बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। और बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर तो वैसे ही अमेंड नहीं हो सकता, और फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करना तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है भाई। तो हम धीरे धीरे ये सब पढ़ेंगे भाई आगे, अगले पेज से हम शुरू करेंगे, नेक्स्ट पेज से, कि भाई कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें दिए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के एक्शंस को जुडिशरी जो है वो इलीगल भी डिक्लेयर कर सकती है। किस केस में, अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर किसी भी एक्शन ने किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को क्या करा, वायलेट करा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे बड़ा गार्जियन है, जो प्रोटेक्टर है, वो कौन है, वो है जुडिशरी। हाईएस्ट अथॉरिटी है भाई इंडिया में। प्राइम मिनिस्टर भी जुडिशरी के सामने कुछ नहीं बोल सकता एक बार को, इतनी बढ़िया है जुडिशरी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शंस कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल बाय जुडिशरी इफ दीज वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। या फिर किसी किसी मामले में उनके एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट भी किया जाता है, मतलब कहते हैं चेंज करके लाओ थोड़ा सा, बाद में देखेंगे इसको बाकी, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास एब्सोल्यूट पावर है। हर एक फंडामेंटल राइट की कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई लिमिटेशन तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब हमारा पहला फंडामेंटल राइट आता है यहाँ पर, राइट टू इक्वालिटी। कौन सा, हमारा पहला फंडामेंटल राइट। इसको समझने से पहले हम थोड़ा इसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। जनरली या नॉर्मली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 तरह के फंडामेंटल राइट जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अरे 6 की 6 ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपको इनके आर्टिकल्स बताना चाहूँ तो इसका तो आर्टिकल है 14 to 18, ठीक है। इसका आर्टिकल नंबर है 19 to 22, इसका है 23 and 24, इसका है 25 to 28। ये कौन से है, ये है 29 और सॉरी ये है 29 और 30, और ये है भैया 32, ठीक है। ये सारे राइट्स इंपॉर्टेंट और इन सारे राइट्स को भी हम आने वाले 2-4 पेजेस में पढ़ेंगे। तो हाँ भाई हम कहाँ थे, हाँ हम थे हमारे पहले राइट के ऊपर, वो है राइट टू इक्वालिटी। कंसीडर करो 2 सिचुएशंस को, सोच के चलो, बुक वाले ही बता रहा हूँ मैं आपको, इसके अलग नहीं बता रहा हूँ। आप और एक आपका दोस्त एक होटल में गए हो, होटल का ऑनर आपको जानता है, ठीक है।
लेकिन होटल का मैनेजर या होटल का जो ऑनर है वो आपके दोस्त की कास्ट पूछता है कि भाई जनरल है, ST SC OBC कौन सा है, तो आप कहते हो भाई ये दलित का है। तो होटल के मैनेजर ने आपको चाय ला के दी, आपको तो उसने बढ़िया से कांच के बढ़िया से ग्लास में दी, लेकिन आपके दोस्त को हो सकता है उसने मिट्टी का जो आता ना ग्लास, मिट्टी का कुल्हड़ वाली चाय वैसे जो मिट्टी का होता है उसमें दी। क्यों? क्योंकि आपका दोस्त दलित था। आप उसकी जाति के थे, बढ़िया के थे, उच्च जाति के थे, आपको कांच के गिलास में दे दी। आपका दोस्त नीच जाति का तो उसको मिट्टी के गिलास में दे दी। ये क्या बात हुई? दूसरा एग्जाम्पल है, सोच के देखो कि भाई आप अभी स्कूल में हो, आपके स्कूल में जो फीमेल टीचर्स हैं उनके पास एक नोटिस आता है स्कूल की तरफ से कि जितनी भी फीमेल टीचर्स हैं ना वो आज से स्कूल में नहीं पढ़ाएंगी जो 45 की एज से ऊपर है। लेकिन स्कूल में कुछ ऐसे 2-4 सर थे जो 45 से ऊपर थे तो उनको तो अलाउ किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर हुआ जेंडर इनइक्वालिटी। विमेंस थी इसलिए अलाउ नहीं करा, और उस होटल चाय वाले केस में नीच जाति का था इसलिए उसको कांच के गिलास की बजाय मिट्टी वाले कप में चाय दे दी। ठीक है, तो अगर हम आगे देखें तो ये दोनों ही एग्जाम्पल जो मैंने दिए ये सेम एग्जाम्पल आपकी बुक में है, बस मैंने थोड़ा सा कंटेक्स्ट इनका चेंज कर दिया। ठीक है, तो एक क्लियर तौर पर वही हमें डिस्क्रिमिनेशन के बारे में दिखा रहे हैं। कैसा? पहला तो हुआ कास्ट के बेस पे, दूसरा हुआ जेंडर के बेस पे। सोच के देखो क्या सही करा ये? कहीं से भी कहीं तक ये सही तो नहीं करा भाई उन्होंने। तो जो राइट टू इक्वालिटी होता है ना वो हमेशा कोशिश करता है कि भाई किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा ना मिले। इसके लिए सारे के सारे राइट्स जो है इक्वल है, मतलब सारे के सारे जो आदमी है वो इक्वल है इसके लिए। ठीक है, अब ये भी बोलता है कि भाई पब्लिक प्लेसेस जैसे शॉप्स हैं, होटल्स हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं या थिएटर्स वगैरह हैं, मॉल्स हैं, यहाँ पर किसी के ऊपर भी किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं हो जाए, मतलब यहाँ पर किसी भी पर्सन की एंट्री को रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, एज वेल एज किसी भी पर्सन के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, हमने ये बात भी इनकी मान लिया। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा भाई? इक्वल एक्सेस होना चाहिए पब्लिक प्लेसेस में, चाहे वो शॉप हो, होटल हो, एंटरटेनमेंट प्लेस हो, कहीं भी हो, इक्वल एक्सेस एंट्री सबकी होनी चाहिए। आर्टिकल 16 क्या कहता है? ये जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 जो है मेनली वो ये कहता है कि भाई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, मतलब अगर कोई भी बंदा सरकारी नौकरी के लिए कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सबको इक्वल वैल्यू दी जाएगी और सबको अपने मार्क्स के बेसिस पर ही एंट्री मिलेगी। मतलब ये नहीं है कि अगर तुम नीची जाति के हो तो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आर्टिकल 17 क्या है? आर्टिकल 17 डायरेक्टली अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, वही वो छुआछूत, ऊंच नीच जाति का सब खत्म कर दो, कोई मतलब नहीं है इसका। आर्टिकल 17 हो गया। आर्टिकल 18, ये कौन सा आर्टिकल था? ये आता है आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 18 क्या बोलता है? आर्टिकल 18 ये बोलता है कि भाई सबको सेम राइट्स मिलेंगे। ठीक है, किसी को भी किसी भी तरह का कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट उस बंदे ने वो टाइटल या तो मिलिट्री या फिर एकेडमिक फील्ड की वजह से ना कमाया हो। तो मतलब ये जो लोग अपने नाम के आगे
श्री 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 महाराजा अधिराज लगाते हैं ना, महान करके जो लोग लगाते हैं अपने नाम के आगे, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इसको लगाना कोई वो नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुमने पीएचडी कर ली या तुम नॉर्मली डॉक्टर हो तो डॉक्टर पर्सन ए ऐसे डॉक्टर तुम लगा सकते हो, या फिर तुम मिलिट्री में कोई लेफ्टिनेंट कर्नल हो, जनरल वगैरह हो, या चीफ इन कमांडर हो, तो ऐसे टाइटल्स तुम्हें लगाना अलाउड है। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई हक नहीं है कि तुम अपने नाम क्या कि इन 2 टाइटल्स के अलावा कोई और टाइटल लगाओ भी। तो जो आर्टिकल यहाँ 16(4) लिखा ना, ये कहता है कि भाई स्टेट के पास फुल अथॉरिटी है, कि भाई स्टेट के पास फुल अथॉरिटी है कि अगर किसी लोअर कास्ट की रिप्रेजेंटेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कम है तो वह बिना किसी गवर्नमेंट से परमिशन लिए या फिर बिना जुडिशरी से परमिशन लिए उनके लिए कुछ मेजर्स निकाल सकते हैं और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनकी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब क्या कभी आपने प्रियम्बल को पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो मैंने पॉलिटिकल थ्योरी के चैप्टर 1 में प्रियम्बल की फ़ोटो डाल रखी है और थोड़ा बहुत प्रियम्बल को मैंने पिछली 2 वीडियो में समझा रखा है, आप उसको देखना, चेक करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रियम्बल में ना इक्वालिटी की बात की जाती है। अब इक्वालिटी 2 तरह की होती है, एक होती है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और एक होती है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब सोच के देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब सबको समान अवसर दिए हैं, लेकिन इंडिया में स्टेटस के बेसिस पर इक्वालिटी नहीं है। स्टेटस के बेस पर इक्वालिटी का इन द सेंस कि भाई कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब है। ठीक है, ठीक है भाई। तो इसी गैप को कम करने के लिए गवर्नमेंट कुछ करेक्टिव मेजर, जिसको हम बेसिकली आम भाषा में आरक्षण मतलब रिजर्वेशन कहते हैं, तो रिजर्वेशन उन कास्ट को दिया जाता है, उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन स्टेटस में वो बराबर नहीं है, इसलिए उनको रिजर्वेशन देके उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है जिसकी वजह से वो और लोगों से इजीली compete कर सके। इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा ये पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है, और जो मैंने बताया डिट्टो वही लिखा है इस पैराग्राफ में। ठीक है, अगर हम आगे चलें तो ये देखो आर्टिकल 21 आ गया ना। आर्टिकल 21 वही कौन सा, माइकल लुलंग वाला, कौन सा, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये वही बात कर रहा है। अब नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू फ्रीडम, ये है आर्टिकल 19। यही कहता है कि भाई आप लोगों के पास फ्रीडम है पूरी, किस चीज़ की, बोलने की, कहीं भी उठने बैठने की, हर तरह का आपके पास फ्रीडम है, लेकिन आपके पास ऐसी भी फ्रीडम नहीं है कि आप किसी और पर्सन को थ्रेट दे सको या फिर हार्म कर सको। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, एवरी पर्सन will enjoy her freedom without threatening the freedom of others and without endangering the law and order। मतलब ऐसा काम मत करो जिससे कि दूसरे का नुकसान हो और लॉ एंड ऑर्डर को हार्म पहुंचे, ऐसा काम मत करना वरना गवर्नमेंट या फिर जुडिशरी इंटरफेयर करेगी। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये क्या है, ये है आर्टिकल 21। ये कहता है कि भाई सबके पास इक्वल लिबर्टी है, इक्वल लाइफ है। मतलब अगर आपने कभी सुना हो कि भाई सुसाइड करी किसी बंदे ने, अगर वो बच जाता है ना तो उसको जेल कर देते, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग सुसाइड करना एक क्राइम है बहुत बड़ा। ठीक है, कोर्ट ये कहता है कि भाई कोई भी बंदा अपनी ज़िंदगी तब तक ख़त्म नहीं कर सकता जब तक
या तो उसकी कोई नेचुरल डेथ ना हो जाए हेल्थ की वजह से, या फिर कोर्ट ऑर्डर ना कर दे भाई इसको फांसी की सज़ा दे दी जाए। इन 2 केसेस के अलावा और कोई तीसरा केस नहीं बनता जिसमें कि बंदे की जान जा सके। हेल्थ मतलब वो एक्सीडेंट वगैरह सब आ गया इसके अंदर, हेल्थ इशू हो या फिर कोर्ट खुद ऑर्डर कर दे भाई इसकी जान ले लो, तब तो ठीक है, लेकिन बंदा खुद से कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये राइट ये भी कहता है कि भाई कोई भी अपनी पर्सनल लिबर्टी को डिनाई नहीं कर सकता है। मतलब ये है यहाँ पर कि भाई अगर किसी बंदे को बिना बताए अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन ये नहीं, अरेस्ट तो कर लिया लेकिन ये नहीं बता रहे भाई किस ग्राउंड्स के ऊपर उसको अरेस्ट करा गया, तो वो भी वॉयलेशन है किसका, फंडामेंटल राइट्स का। और अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट कोर्ट में मतलब नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में प्रेजेंट करना मैंडेटरी होता है, ठीक है ना। मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू टेक द पर्सन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ठीक है। और हर एक पर्सन के पास पूरा पूरा राइट है कि भाई वो अपने लॉयर को खुद चूज करेगा, और पुलिस की ड्यूटी बनती है ये उसको एक लॉयर असाइन करवाने की परमिशन भी दे, वो लॉयर लेने की परमिशन भी पुलिस उसको दे, ठीक है। इस आर्टिकल 21 का मतलब सिर्फ 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इसका मतलब सिर्फ जेल से या फिर सुसाइड वगैरह से मतलब नहीं है, इसका बहुत वाइडर एप्लीकेशन है, धीरे धीरे आपको समझ आएगा इसके बारे में, ठीक है। कि भाई ये ह्यूमन डिग्निटी से भी रहने में मदद करता है, एक्सप्लॉयटेशन से भी फ्री करने में भी हेल्प करता है। आर्टिकल 21 में एक राइट है, राइट टू लाइवलीहुड, मतलब भाई तुम किसी का घर वर भी नहीं तोड़ सकते हो, भाई जहाँ बंदा रह रहा है उसका लाइवलीहुड है, ना तुम उससे उसका काम छीन सकते हो, ना ही तुम उसका घर तोड़ सकते हो, यही तो हुआ लाइवलीहुड। क्या भाई, नो पर्सन कैन लिव विदाउट द मीन्स ऑफ लिविंग, दैट मीन्स लाइवलीहुड, मतलब तुम उसके लाइवलीहुड को भी किसी तरीके से कोई हार्म नहीं पहुंचा सकते हो, यही तो है हमारा राइट टू लाइवलीहुड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब ये होता है कि भाई 2 केसेस में बंदा अरेस्ट होता है, ठीक है। पहला केस भाई उसने कोई क्राइम करा है और उसके अगेंस्ट में एक प्रूफ मिल चुका है पुलिस को, तो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन सेकंड केस होता है सस्पेक्ट के बेस पे, मतलब अगर पुलिस को लगता है कि भाई ये आदमी या औरत कुछ गलत काम कर सकता है, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी कर सकता है, तो उस बेस पर भी जो गवर्नमेंट है या जो पुलिस है मतलब उसको अरेस्ट इजीली कर सकती है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में लॉयर कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना भी मैंडेटरी नहीं होता है। पहले केस में अरेस्ट करा मतलब प्रूफ वगैरह मिले हैं तो अरेस्ट करा, तो प्रेजेंट करो जज के सामने, लेकिन अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में अरेस्ट करा है तो कोई मैंडेटरी नहीं है भाई, कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो चाहे ना करो, डजेंट मीन, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब भाई गवर्नमेंट को लगता है भाई ये लॉ को खतरा है, कानून का उल्लंघन कर सकता है, तो भाई उठा के जेल में डाल दो। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर भी एक लिमिटेशन है, अगर किसी भी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू अरेस्ट करा गया है ना, तो उसको मैक्स टू मैक्स आप लोग जेल में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने ही रख सकते हो। प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर 3 मंथ्स। उसके बाद एक एडवाइजरी बॉडी बनेगी, उस एडवाइजरी बॉडी के सामने आपको उस बंदे को प्रेजेंट करना है और उसको गिल्टी प्रूव करना है कि हाँ भाई ये लॉ तोड़ सकता था इसलिए हमने उसको अरेस्ट करा। लेकिन अगर प्रूव नहीं हुआ
तो इमीडिएटली उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, सोच के देखो भाई, कितना अच्छा एक्ट है ना, कितना अच्छा कानून है। बंदे को गुनाह करने से पहले पकड़ के जेल में डाल दो, बात ही खत्म। लेकिन गलत तो, सही तो है लेकिन गलत भी है। कैसे? इसी के चलते गवर्नमेंट ने इस एक्ट का बहुत गलत इस्तेमाल करा है। कैसे? बेफालतू में किसी को भी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, और गवर्नमेंट खुद भी प्रूव नहीं कर पा रही कि हाँ भाई ये बंदा गलत है। गवर्नमेंट के पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि उसको एज अ गिल्टी क्रिमिनल प्रूव कर सके। ठीक है ना? ऑफन बीन मिसयूज बाय द गवर्नमेंट। बहुत सारे पीपल ने देखा कि भाई पीपल के अगेंस्ट में है ये रूल। क्यों? क्योंकि भाई पीपल को बेफालतू में इसका तो गवर्नमेंट इसका नाजायज फायदा भी उठा रही है। इसी वजह से राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, इन इन राइट में एक तरीके से टेंशन चलती रहती है। किसकी वजह से? प्रिवेंटिव डिटेंशन की वजह से। भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन साफ साफ ही बोलता है कि तुम किसी को अरेस्ट कर सकते हो डाउट के बेस पर। वो वहाँ पर वो कह रहा है कि भाई राइट टू लाइफ लिबर्टी कह रहा है कि भाई आज़ाद छोड़ो, या फिर अगर अरेस्ट कर रहे हो तो किस बेस पर अरेस्ट कर रहे हो हमें ये भी बता दो। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की वजह से, या यूँ कह लो राइट टू लाइफ लिबर्टी और प्रिवेंटिव डिटेंशन के बीच में कुछ ना कुछ टेंशन गहमा गहमी तो भैया चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अदर फ्रीडम्स। अभी तक हमने बहुत सारे राइट्स देख लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब तक जो जो मैंने बताया है वो सब समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो, और या फिर वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो, या फिर आप कहोगे भाई एक पर्टिकुलर राइट के ऊपर वीडियो लेके आओ तो मैं वो भी लेके आ सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। भाई अब तक हमने बहुत सारी तरह की फ्रीडम्स देख ली। ठीक है, जैसे भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन किसी के खिलाफ हम तब तक ही बोल सकते हैं जब तक पब्लिक ऑर्डर को हार्म ना पहुंचा। लेकिन अगर जैसे ही दंगे फसाद वाली सिचुएशन आ गई तुम्हारी स्पीच देते ही, तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और तुम्हें क्या करा जाएगा, तुम्हें जेल दे दी जाएगी। तो हर एक राइट की अपनी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, किसी किसी केस में भाई गवर्नमेंट भी राइट्स का गलत इस्तेमाल करती है। जैसे जो आर्टिकल 19 है ना, वो अलाउ करता है कि तुम सब लोग मिलकर प्रोटेस्ट कर सकते हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट। गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा पॉलिसी वगैरह इंट्रोड्यूस करी तो उसमें उसके लिए तुम इजीली प्रोटेस्ट कर सकते हो बिना किसी आर्म्स के, मतलब बंदूक वगैरह के बिना। लेकिन गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई किसी भी जगह पर 5 या फिर उससे ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। मतलब जहाँ भी 5 लोग या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए दिख गए, सबको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है ना? देखो यहाँ लिखा है ना, फ्रीडम टू असेंबल is to be exercised peacefully and without arms. Government may impose restrictions in certain areas declaring the assembly of 5 or more persons as unlawful. मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट को पता है कि उसने गलत काम करा है, लेकिन खुद को बचाने के लिए उसने एक कानून लगा दिया, उसने एक टेम्परेरी कानून निकाल दिया कि भाई 5 लोग या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो प्रोटेस्ट कैसे होगा? 4 लोग मिलकर क्या ही प्रोटेस्ट कर लेंगे? ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की गद्दी बच गई, प्रोटेस्ट हुआ नहीं, बिल पास हो गया, बढ़िया अप्लाई हो गया। तो गवर्नमेंट भी मिसयूज़ करती है, और कभी कभार लोग भी मिसयूज़ करते हैं। भाई किसी ने भड़काऊ भाषण दे दिया, भड़क गए लोग, तोड़फोड़ शुरू कर दी, ये भी गलत है। इसलिए हर एक राइट की अपनी अपनी कुछ लिमिटेशंस कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी
डिक्लेयर कर रखी हैं। ठीक है, अगला आता है भाई हमारा पार्ट कि भाई पीपल को भी मैंडेटरी है इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी होनी। क्यों? क्योंकि जब तक लोग ही अपने राइट्स के बारे में अवेयर नहीं होंगे तब तक गवर्नमेंट भी लोगों का पागल बनाती रहेगी। लेकिन अगर वही लोगों को पता होगा ना कि भाई किसके क्या राइट्स हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपनी पावर्स का मिसयूज़ करना बहुत ज़्यादा ही कम कर देगा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी साफ साफ बोला गया था कि भाई राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ। लोग खुश नहीं थे कि ऐसा, उनको लगा था भाई रिस्ट्रिक्शन लगाने से लोगों की जो पावर है ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और वो चाहते नहीं थे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कुछ लोग थे वो इससे ना खुश थे कि भाई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, उनको बिल्कुल खुली छूट दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन लोगों की बात किसी ने सुनी ही नहीं। इसमें बोला ना कि भाई पीपल इफ आर अवेयर एंड विजिलेंट इन रिगार्ड टू देयर राइट्स एंड चूज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच एक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सच मिसयूज बिकम्स रेयर। भाई अगर लोगों को पता है भाई किसके क्या राइट्स हैं तो गवर्नमेंट भी सोच समझ के पावर का इस्तेमाल करेगी अपना। लोगों को पता ही नहीं है तो सरकार भी पागल बनाएगी भाई। नेक्स्ट हमारा आता है राइट्स ऑफ एक्यूज्ड। मतलब यहाँ पर ये बोला गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई बंदा अगर अरेस्ट भी हुआ है ना तब भी उसको कुछ सर्टेन प्रोटेक्शंस दी जाए। भाई बिना किसी ऑफेंस के बिना गिल्टी करार हुए तो उसको जेल होगी नहीं, तो उसको फिर भी प्रोटेक्ट किया जाए जो बंदा गिल्टी है। कैसे? कि भाई सेम पर्सन को सेम गुनाह के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जा सकती। मान ली भाई ये भी, ठीक है भाई। बैकडेट लॉ मतलब भाई जुडिशरी ये नहीं बोल सकती इस तारीख से पहले बंदा इलीगल है, नहीं। जुडिशरी स्टार्टिंग से लेके अब तक पूरा केस स्टडी करेगी और फिर ही उसको गिल्टी करार करेगी। मतलब सरकार ये नहीं बोल सकती भाई इस तारीख से देखेंगे भाई बंदा गिल्टी करार हुआ है नहीं हुआ नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है सरकार को या जुडिशरी को। जुडिशरी इसमें कुछ कहेंगी ही नहीं। जुडिशरी स्टार्टिंग से लेकर चाहे उसका केस 2010 का हो या फिर 1950 का हो, 1950 से लेके प्रेजेंट डेट तक पूरी केस स्टडी की जाएगी और फिर ही उसको गिल्टी या फिर इनोसेंट डिक्लेयर करा जाएगा। ठीक है, तीसरा राइट ये आता है कि भाई कोई भी पर्सन अपने ही खिलाफ एविडेंस नहीं दे सकता। ठीक है, मान ली तो राइट्स ऑफ एक्यूज ने ये बोला कि भाई कोई भी पर्सन अगर अरेस्ट हुआ है ना तब भी उसको राइट दे देंगे। कौन से? भाई कोर्ट में फेयर ट्रायल का हो गया, उसको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाए जिससे कि वो अपने आप को डिफेंड भी कर सके। ठीक है, मान लिया। अब हमारा आता है नेक्स्ट राइट। अगर ये राइट्स ऑफ एक्यूज समझ नहीं आया तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। राइट्स ऑफ एक्यूज सिंपल सी बात ये कहता है कि अगर कोई पर्सन सपोज करो अरेस्ट हो चुका है, ठीक है, अरेस्ट हो चुका है, तो अरेस्ट होने के बाद भी उस पर्सन के साथ जैसा तुम चाहो वैसा बिहेव तुम नहीं कर सकते हो। फिर भी उसकी एक प्रॉपर ह्यूमन डिग्निटी जो है उसके साथ मेंटेन करी जाएगी। ठीक है, कैसे? कि भाई उसको अपने बचाव करने के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाए, उसके खिलाफ कोर्ट में फेयर ट्रायल चले। और कॉन्स्टिट्यूशन भी साफ साफ 3 राइट्स की बात करता है। पहला कि भाई सेम पर्सन को सेम
क्राइम के लिए एक से ज़्यादा बार गिल्टी तुम प्रूव नहीं कर सकते हो, फ़ायदा नहीं है उसका, अलाउड नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा ये कहता है कि बैक डेट, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर डेट से पहले के केस को तुम छोड़ नहीं सकते हो। हर एक गिल्टी पर्सन की, हर एक अरेस्टेड पर्सन की पूरी केस हिस्ट्री देखी जाएगी, उसके बाद ही उसको गिल्टी या इनोसेंट प्रूफ किया जाएगा। ठीक है। तीसरा ये होता है भाई, कोई भी अरेस्टेड पर्सन खुद के खिलाफ एविडेंस नहीं दे सकता है। ठीक है, ये आ गया। एंड आई होप आपको ये राइट समझ आ गया होगा। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, आई एम सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सी बात बोलता है, ये हमने इसको पढ़ लिया, ये यही बोलता है कि भाई किसी भी वर्कर के साथ हम किसी भी तरह का कोई बुरा बर्ताव हम नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, चाहे तुम कितने ही बड़ी कंपनी के मालिक हो, कितनी ही बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हो, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है कि तुम किसी भी वर्कर के साथ बुरा बर्ताव करो। ठीक है, अगर तुम उसको प्रॉपर उसकी वेजेस नहीं दे रहे हो तो तुम उसके साथ एक तरीके की फोर्स लेबर का काम कर रहे हो। और अगर तुम लोगों की तस्करी भी कर रहे हो तो बेटा वो भी गलत है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी अलाउड नहीं करता 24 आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बैन है। और अगर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब अगर वर्कर्स के शोषण का सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देखें तो वो है ब्रिक किल वर्कर्स। मतलब ये वो लोग हैं जो फैक्ट्रियों में बैठ के ईंट बनाते हैं, और इन वर्कर्स की जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो इतनी ख़राब होती है ना कि हम सोच नहीं सकते हैं। हम तो एसी वाले कमरे में बैठ के मज़े करते हैं, फ़ोन चलाया, गेम वेम खेला, टीवी देखा, लेकिन इन ब्लैक किल वर्कर्स को साफ हवा तक नहीं मिलती सांस लेने को, और घंटों घंटों काम करना पड़ता है और पैसे भी उतने नहीं मिलते। इसलिए अब इस क्राइम को इस केस को अब एज अ क्राइम डिक्लेयर और पनिशेबल कर दिया गया। मतलब अगर कोई भी ब्रिकलिन वर्कर्स के साथ गलत बर्ताव कर रहा है तो उसको कानूनी तौर पर भैया सजा तो मिलेगी मिलेगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू मतलब ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये साफ साफ बोलता है कि भाई कोई भी पर्सन किसी भी तरह के रिलीजन को फॉलो कर सकता है, राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। और यही डेमोक्रेसी का भी मुद्दा है। पर डेमोक्रेसी भी तो यही कहती है कि भाई तुम जिस रिलीजन को चाहो उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, तुम्हारे पास कोई मैंडेटरी कंपल्शन नहीं है तुम्हें इसी को फॉलो करना है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ऐसे लोग भी हैं जो कंट्री के लीडर्स हैं उस कुछ कंट्रीज़ के, जो ये चाहते हैं भाई मैं जिस धर्म का पालन कर रहा हूँ ना, मेरे देश में रहने वाले सारे लोग भी उसी का पालन करें। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी थोड़ी सी ट्रैक से उतर जाती है। ठीक है, इसलिए डेमोक्रेसी ने हमेशा एक बात बोली कि भाई फ्रीडम दो रिलीजन को फॉलो करने की। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। इंडिया में हर किसी के पास पूरा पूरा अधिकार है कि भाई वो किसी भी रिलीजन को चूज कर सकता है और उसको प्रैक्टिस भी कर सकता है। मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। मतलब किसी को रिलीजन को फॉलो करो, किसी रिलीजन का प्रिंसिपल्स को अपना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभार ना जो गवर्नमेंट है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के एक्टिविटीज़ को या प्रैक्टिसेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से जो बाकी रिलीजन के लोग होते हैं ना उसके लिए गवर्नमेंट एक विलन बन जाती है। ठीक है,
भाई ये कहते हैं भाई ये ऐसा थोड़ा होता है भाई, तुम उनको सपोर्ट कर रहे हो, हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे। जबकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ ये बात बोलता है कि भाई इंडिया का मतलब देश का कोई धर्म नहीं है। इंडिया के लिए सारे रिलीजन्स क्या है, इक्वल है। या फिर कभी किन्हीं दो रिलीजन्स के बीच में कोई झगड़ा हो, जैसे इंडिया में करंटली सबसे बेस्ट एग्जांपल रिलीजन के नाम पर है हिंदू मुसलमान। अगर कहीं गवर्नमेंट मुस्लिम का सपोर्ट करते हैं तो हिंदू वाले बुरा मान जाते हैं, और कहीं गवर्नमेंट हिंदू का सपोर्ट कर दे तो भाई मुस्लिम बुरा मान जाते हैं, जो कि गलत है। टू बी ऑनेस्ट, गवर्नमेंट को किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसी वजह से जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, वो एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का कारण बन जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ में बोला है कि भाई तुम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। हिंदू वाला कह सकता है भाई मेरा धर्म अच्छा है, मुसलमान कह सकता है मेरा धर्म इस वे में अच्छा है, सिख वाला बोलेगा मेरा इसलिए अच्छा है, ठीक है, क्रिश्चियन बोलेगा ये मेरा इसलिए अच्छा है। लेकिन तुम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते तुम अपने धर्म में उसको लाने के लिए, नहीं। अल्टीमेटली मर्जी बंदे की होगी, वो जिस धर्म में जाना चाहे वो उस धर्म में जा सकता है। फोर्स्ड कन्वर्जन तुम उसके अंदर नहीं करवा सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फोर्सिबल कन्वर्जन्स। ठीक है, ये सिर्फ राइट देता है किसका, प्रमोट करने का। क्या देता है ये कहता है भाई तुम अपने धर्म को सिर्फ प्रमोट कर सकते हो, लेकिन फोर्सफुली किसी को भी प्रेशराइज नहीं कर सकते भाई मेरा धर्म तू ज्वाइन कर ले, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। ठीक है, नेक्स्ट आता है इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। मतलब वही मैंने बोला कि भाई इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और इंडिया वैसे ही इतने सारे रिलीजन्स का लैंड है, तो किसी भी एक रिलीजन को जाहिर सी बात है फॉलो करेगा इंडिया या सपोर्ट करेगा तो ऑब्वियसली दंगे फसाद तो मचेगी। हाँ, अमेरिका जैसे देश है जहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियन रिलीजन, या अगर वहाँ की कंट्री अमेरिका क्रिश्चियन को सपोर्ट करे तो वो दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक ही रिलीजन। लेकिन इंडिया के केस में भाई ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बोला गया कि भाई पीएम, प्राइम मिनिस्टर या जज वगैरह बनने के लिए तुम्हें किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करना मैंडेटरी नहीं है। क्या, वी डोंट हैव टू बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन इन ऑर्डर टू बी अ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और जज ऑफ एनी पब्लिक ऑफिशियल। मतलब वही ये काम किस लिए करते हैं, सारे ये काम करते हैं देश के लिए, और देश का तो भैया कोई धर्म ही नहीं है, तो यूं ही तुम्हें कहा जाएगा भाई तुम्हें इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए तुम्हें इस धर्म का होना मैंडेटरी है, ये भी नहीं कहा जाएगा भाई तुम्हें कभी भी। ठीक है, ठीक है, और जो भी इंस्टीट्यूशंस स्टेट के द्वारा काम करते हैं ना, जो स्टेट जिन भी इंस्टीट्यूशंस को रन करती है, वो इंस्टीट्यूशंस भी किसी भी धर्म को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और ना ही किसी रिलीजियस एजुकेशन को देने में बिलीव करते हैं। मतलब द इंस्टीट्यूशंस run by the state will not preach any religion or give religious education, nor will they favor persons of any religion. The object of these provisions is to sustain and nurture the principle of secularism. मतलब जो भी इंस्टीट्यूशंस स्टेट या गवर्नमेंट रन करती है, उन इंस्टीट्यूशंस के पास भी कोई पावर नहीं है, ना कोई राइट है कि वो किसी भी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कल्चरल एजुकेशनल राइट्स।
ये कहता है कि भाई कोई भी बंदा या कोई भी कम्युनिटी रिलीजन के बेसिस पर भी माइनॉरिटी में नहीं हो सकती, कल्चर और लैंग्वेज के बेसिस पर भी वो माइनॉरिटी में हो सकती है। ठीक है, कैसे भाई? सोसाइटी जो है फुल ऑफ, उसमें डाइवर्सिटी है, तो अलग अलग सेक्शंस के लोग भी बने हुए होंगे जिनको हम अदर ग्रुप से कंपेयर करेंगे। भाई हो सकता है एक जगह है इंडिया, ये मान लो यहाँ पे हिंदी बोलने वाले तो बहुत है लेकिन असामी बोलने वाले बहुत कम है। तो गवर्नमेंट ने ऐसे ही एक राइट निकाला, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जो कल्चरली, जिनका कल्चर जो कल्चरली या फिर लैंग्वेज के बेसिस पर जो बहुत कम पॉपुलेशन में अवेलेबल है, वो लोग अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करेंगे, वो अपने कल्चर को सपोर्ट करेंगे और अपने कल्चर को भैया प्रिजर्व भी वो लोग करेंगे। ठीक है, मान ली हमने ये बात भी। तो क्या लिखा है यहाँ पे? ऑल माइनॉरिटीज और रिलीजियस लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बाय डूइंग सो दे कैन प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। गवर्नमेंट विल नॉट मतलब गवर्नमेंट उनको रोक नहीं सकती, उल्टा गवर्नमेंट उनको एड वगैरह दे सकती है भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रन करने के लिए। ठीक है, और किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वरना उस मामले को डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी हैंडल करेगी। ठीक है भाई, अब हमारा लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट आता है, वो आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये है भाई हमारा आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 साफ साफ ये कहता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स को तो लिख दिया, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? तो आर्टिकल 32 ये कहता है डायरेक्टली कि भाई सिटीजन्स के पास पूरा पूरा अधिकार है, अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वह डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। दैट दिस राइट गिव्स द सिटीजन the right to approach a high court or the supreme court to get any fundamental right restored in the case of their violation। ठीक है, अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? आप ये बताना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या काम करा, ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमारे आर्टिकल 32 को क्या बताया? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया उन्होंने। ठीक है भाई, अब कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंचा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो कुछ रिट्स, कुछ ऑर्डर्स जारी कर सकती है फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होने को रोकने से, मतलब फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन को रोकने के लिए। वैसे पहला आता है भाई हेबियस कॉर्पस। ये डायरेक्टली ऑर्डर करता है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ये कहता है कि भाई जल्द से जल्द अरेस्टेड पर्सन को हमारे सामने पेश किया जाए, हम डिसाइड करेंगे कि वो गिल्टी या इनोसेंट है। गिल्टी हुआ तो जेल, इनोसेंट हुआ तो बेल। ठीक है, दूसरा होता है हमारा मैंडेमस। ये कहता है कि भाई यहाँ पर कोर्ट एक पर्टिकुलर ऑफिसर को एक ऑर्डर इशू करता है कि भाई तुम अपनी लीगल ड्यूटी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हो, ढंग से काम कर लो, ये तरीके की फटकार लगानी होती है। ठीक है, तीसरा होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब यहाँ पर ये है कि भाई जो हायर लेवल का कोर्ट होगा, इधर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो अपने से लोअर कोर्ट को ऑर्डर करेगा कि भाई तुम अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जा रहे हो, कृपया करके इस केस को हमें सौंप दो, मतलब अपनी हायर कोर्ट को सौंप दो। ठीक है, चौथा होता है
क्वो वारंटो। क्वो वारंटो मतलब ये है कि भाई यहाँ पर कोर्ट एक पर्सन से ये पूछ सकता है कि भाई तुम किस बेसिस पर ऑफिस होल्ड कर रहे हो, तुम किस बेस पे यहाँ बैठे हो, क्या करा तुमने ऐसा। ठीक है भाई। पांचवा होता है सर्टियोरारी। सर्टियोरारी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑर्डर पास होता है कि भाई इस केस को तुम यहाँ ट्रांसफर कर दो। ठीक है भाई, जो तुम्हारे पास जो केस पेंडिंग है उस पेंडिंग केस को तुम यहाँ ट्रांसफर कर दो। प्रोहिबिशन में क्या होता है कि भाई इस पर्टिकुलर केस को यहाँ ट्रांसफर कर दो। ठीक है। सर्टियोरारी में क्या होता है भाई, लोअर कोर्ट को ऑर्डर दिया जाता है कि पेंडिंग मैटर को, जितना भी पेंडिंग मैटर रह गया तुम्हारा उस पर्टिकुलर जितना भी पेंडिंग मैटर है, आगे की सुनवाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर होगी। ठीक है। ठीक है भाई। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जुडिशरी तो बहुत बड़ा ही प्रोटेक्टर है किसका, राइट्स का। इसके अलावा काफ़ी सारे अलग अलग राइट्स वगैरह बने या एक कमिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस बनी जो राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करती हैं। जैसे एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ बनी, ये ST SC OBC ट्राइबल पीपल इन सब की बात करती है, इन सब के प्रोटेक्शन की बात करती है। एक होती है नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, ये पर्टिकुलरली वीमेन राइट्स के बारे में बात करती है। एक होती है जो पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड कास्ट, इनके बारे में बात करती है। ठीक है। ये देखो भाई, these institutions protect the rights of women, minorities और दलित्स। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कमीशन है, वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करती है, मतलब ये ह्यूमन राइट्स की बात करती है लोगों के। ये बनी कब थी? NHRC बनती है 1993 में। ठीक है। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि भाई ह्यूमन राइट्स का जहाँ जहाँ वायलेशन हो रहा है और जिसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है उसको जस्टिस, उसको न्याय दिलवाना। लेकिन NHRC के ऊपर एक बाउंडेशन है, एक लिमिट है कि ये डायरेक्टली किसी भी पर्सन को दोषी करार नहीं कर सकती। और ये जो भी कोई रिकमेंडेशन देगी, मतलब जो भी कोई सुझाव देगी, वो मानना ना मानना वो किसकी मर्जी है? वो है जुडिशरी की मर्जी। ठीक है। हालांकि अगर बात करें NHRC के कॉम्पोजिशन की, तो ये किस किस को इंक्लूड करती है? ये इंक्लूड करती है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसको इंक्लूड करती है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और 2 अदर मेंबर्स जिनको ह्यूमन राइट्स के केस में, ह्यूमन राइट्स के कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है ना। 2 members who have knowledge and practical experience in matters relating to human rights। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप गो थ्रू सब कर लेना, कॉलेज में उसको थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर अब इसके बाद चैप्टर बहुत छोटा सा हो गया, आई नो वीडियो लंबी हो गई, हम सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये चैप्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई होप आप लोगों को अब तक सब कुछ समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, आखिरी टॉपिक है मेनली, दैट इज TPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। इनका आर्टिकल है 36 to 51। ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स, उन्होंने साफ साफ एक बात बोली, वो चाहते थे भाई गवर्नमेंट कुछ चीज़ का तो स्ट्रिक्टली पालन करे, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, और कुछ चीज़ें उन्होंने गवर्नमेंट की मॉरलिटी के ऊपर छोड़ दी। मतलब गवर्नमेंट की मर्जी है कि भाई वो इन चीज़ों को पालन करना चाहे ना करना चाहे, वो टोटली इट्स अप टू दी गवर्नमेंट। ठीक है। जैसे कि भाई
ये बोला जाता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब डीपीएसपी में जो भी कुछ कहा गया है ना, गाइडलाइंस आर नॉन जस्टिसेबल। क्या है वो? नॉन जस्टिसेबल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम इसको इम्प्लीमेंट करो, लेकिन वहीं पर जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है? वो है जस्टिसिएबल। ठीक है, कि भाई इसको वॉलेट करने पर और इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ना करने पर जुडिशरी इसके लिए एक्शन ले सकती है। ठीक है, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था वही मैंने बताया ना कि भाई कुछ मॉरल फोर्स रखा गया। भाई एक तो रखा गया लीगल फोर्स, एक रखा गया मॉरल फोर्स। लीगल फोर्स में ये थे भाई इन राइट्स का तो पालन करना ही करना है सरकार को, लेकिन डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया मॉरल फोर्स मतलब सरकार की मर्जी है कि भाई उसको ये काम करना है नहीं करना है। ना करने पर सरकार के साथ कुछ गलत नहीं होगा, मतलब उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या क्या अपने में इंक्लूड करते हैं। बेसिकली ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉलिसी है तीन चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, मेनली थ्री थिंग्स। पहला, सोसाइटी को कैसे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहिए। ठीक है, दूसरा, फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी इंडिविजुअल्स के पास और राइट्स हैं क्या? एक्सपीरियंस करने को, एंजॉय करने को, एज वेल एज किस तरह की पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब हमें एक बात तो समझ आ गई कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे ना बहुत चालाक थे। उन्होंने सब कुछ ना लिख के भी सब कुछ लिख दिया। मतलब गवर्नमेंट को क्या मैंडेटरी करना है वो उसने लिख दिया फंडामेंटल राइट्स में, और सोशल वेलफेयर भी कैसे करना है वो उसने लिख दिया डीपीएस के कॉलम में। कि भाई सोशल वेलफेयर करना तो सरकार की एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर गवर्नमेंट वेलफेयर करे से मतलब जो गवर्नमेंट है वो डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को अचीव कर रही है। कितनी चालाक है ना, कंपल्सरी फॉलो ना करवाते हुए भी भैया फॉलो करवा दिया। देखो कितनी अजीब बात है। अब टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने कुछ डीपीएसपीस को इम्प्लीमेंट करने की पूरी पूरी कोशिश करी। जैसे उन्होंने काफ़ी बार ज़मींदारी को लेके बिल पास करे, नेशनलाइज बैंक्स वगैरह करे, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ को पब्लिक वगैरह बना मतलब गवर्नमेंट बना दिया, एक मिनिमम वेजेस फिक्स कर दी, कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज इन सब के बारे में बात करी। और जितने भी ये सारे काम गवर्नमेंट ने करे हैं ना ये सारे ही डीपीएसपीस का पार्ट है। ठीक है, ठीक है, और इन्हीं सब एफर्ट्स की वजह से आज जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो इंक्लूड करता है किसको? राइट टू एजुकेशन को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को मतलब ग्राम पंचायत में ना सरपंच वगैरह इन सब को, मिड डे मील स्कीम वगैरह को, इन सब गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूस एफर्ट की वजह से ही इन सब आइटम्स को क्या मान जाते हैं? डीपीएसपी का पार्ट। ठीक है, ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटी स्कीम, तो ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं थी। ठीक है, 1976 में 42nd मतलब 42वीं बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाता है, और उस चेंज के दौरान कितनी 10 ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है। ठीक है, करंटली टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है इंडिया में? 11। जो 11th ड्यूटी थी वो ऐड हुई थी 2002 में। ठीक है, इनिशियली 10 थी,
2002 में जब राइट टू एजुकेशन की एक ड्यूटी आती है 86 अमेंडमेंट में, वो वाली अमेंडमेंट को एज अ फंडामेंटल ड्यूटी दे दिया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में एक रिलेशन। बहुत सिंपल सा है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वर्बली फटाफट बताता हूँ, ऐसे ही बहुत छोटा सा है। ये कहता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल्स, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए इम्पॉर्टेंट है वेलफेयर। और कभी कभी कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब डीपीएसपीस को अचीव करने के लिए कभी कभार फंडामेंटल राइट का जो है वायलेशन भी हो जाता है, लेकिन फंडामेंटल राइट को हम वायलेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो कहीं ना कहीं सोसाइटल वेलफेयर का एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, क्योंकि डीपीएसपी बात करते हैं सोशल वेलफेयर की, फंडामेंटल राइट्स बात करते हैं इंडिविजुअल राइट्स की। अब अगर सरकार सोशल वेलफेयर का सोचेगी तो फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं वॉयलेट होंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को तो हम वॉयलेट नहीं कर सकते हैं। और एक बहुत लीगल बैटल चलता आ रहा है। बहुत बार गवर्नमेंट ने ट्राई करा है कि कुछ डीपीएसपीस को इम्प्लीमेंट करा जाए, लेकिन हमेशा फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आड़े आ जाते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ये जो पैराग्राफ है डायरेक्टली सिर्फ इतनी सी बात करता है, मतलब मुझे निकलेगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ो तो पढ़ लेना, एज कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। एक जो लीगल बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी क्या कहता है? इसने फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी। कैसे भाई? ओरिजिनली जो राइट टू प्रॉपर्टी थी ना, वो किसका पार्ट था? वो था फंडामेंटल राइट का पार्ट, और हम इसको वॉलेट नहीं कर सकते। मतलब हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो एक तरीका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी साफ साफ ये बोल दिया कि भाई जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर्टी को ले सकती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो 1950 से ही गवर्नमेंट ने बहुत सी कोशिश करी कि भाई इस राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा दिए जाए, कुछ लिमिटेशंस लगा दिए जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, किसमें? केशवानंदा भारती केस में। इस वाले केस में क्या बोला जुडिशरी ने कि भाई जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, वो आज से कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। क्या नहीं है? बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो तुरंत गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट करी, और 1978 में जब 44th अमेंडमेंट आई कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उस अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को जो फंडामेंटल राइट में डाल रखा था वहाँ से निकालकर इसको लीगल राइट में डाल दिया आर्टिकल 300A के अंदर। तो आप ये सोचो कि क्या ये चेंज ज़रूरी था? जहाँ राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, भाई हम किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं पहुँचा सकते, अब उसको लीगल राइट में डाल दिया। सोचो, देखो कहीं कुछ सही था या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना आप मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट बहुत सिंपल सी बात है, ये कहता है कि भाई गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कोर्ट ये कहता है कि भाई पार्लियामेंट उस हिस्से को अमेंड नहीं कर सकती जिसमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। इसी कंट्रोवर्सी के चलते 1973 में, कब? 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन उस हिस्से की बात कर रहा है जिसमें कि अगर बेसिक फीचर
इंक्लूड है, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के उस हिस्से को चेंज करने की बात कर रही है जो बेसिक फीचर्स को इंक्लूड करता है, तो देन सॉरी माय डियर फ्रेंड, पार्लियामेंट उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकता है। और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे इस बुक के लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 9 विच इज कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अब फटाफट से कंक्लूजन में जाते हैं। देखो, कंक्लूजन सिर्फ इतनी सी बोलता है कि भाई जो राइट्स हम आज देख रहे हैं उन राइट्स के बारे में जिक्र ऑलरेडी ज्योतिराव फुले जी ने अपने राइटिंग्स में उन्होंने ऑलरेडी ही कर दिया था, जिसमें कि उन्होंने फ्रीडम और इक्वालिटी को बहुत इंपॉर्टेंट देखा। भाई व्यू डेट राइट्स इंक्लूड बोथ फ्रीडम एंड इक्वालिटी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इंडिया में जितने भी राइट्स हम देख रहे हैं वो आज कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट का ही एक स्ट्रगल है। ठीक है, मान लिया, हमने भी मान लिया। और नेशनल मूवमेंट की वजह से ही काफ़ी सारे जितने भी राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं वो आज क्या है, फंडामेंटल राइट्स। और 1950 से मतलब जब से सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ, जुडिशरी ने एज अ गार्जियन ऑफ राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन का काम किया है। ठीक है, हर बार जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होती है और हर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी राइट को एक्सपैंड कर दिया जाता है। और ये राइट्स जो है कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड ही होंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया बदल रही है, जैसी दुनिया वैसी प्रॉब्लम्स, और वैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए वैसे ही राइट्स। ठीक है, हर राइट की अपनी अपनी लिमिटेशन होती है। राइट्स एंड फोर्स लिमिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब हर राइट्स की अपनी अपनी लिमिटेशन है। कुछ राइट्स तो डायरेक्टली गवर्नमेंट की पावर को ही कर्टेल कर देते हैं, मतलब बिल्कुल ही कम कर देते हैं। भाई इस केस के अंदर तो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। और फंडामेंटल राइट्स है तो हमारी कंट्री क्या है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, अदरवाइज नॉट। Like this video, hit that subscribe button, and don't forget to share.